For God's sake, this man cannot remain in power. To see if Zelensky would blink. Мною принято решение. Я не надо на 30 метров. G20 समिट 2014। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पुतिन को पूरी तरह इग्नोर करते हैं, यहां तक कि इतना बेइज्जत महसूस कराते हैं कि पहली बार ग्रुप फोटो के लिए पुतिन को अकेला कॉर्नर में खड़ा करते हैं। कोई बड़ा नेता पुतिन के साथ लंच टेबल पर नहीं बैठता। इस पूरी मीट में पुतिन को साइड कॉर्नर करा जाता है। अपनी इस ह्यूमिलेशन के बाद पुतिन बीच में ही G20 समिट छोड़कर वापस रशिया आ जाते हैं। बाद में ओबामा रशिया को एक छोटा और कमजोर देश बताता है। दुनिया को इस सब की वजह क्रीमिया और यूक्रेन बताई गई, लेकिन इस कहानी की शुरुआत और वजह सीरिया थी। Barack Obama said that America would not turn Syria into a proxy war with Russia. New attacks from Russia, including cruise missile strikes against targets inside Syria. 2001 अफगानिस्तान, 2003 इराक, 2011 लीबिया, 2013 सीरिया, 2014 यमन। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के इन देशों को डेमोक्रेसी के नाम पर तबाह कर दिया। बस एक डिक्टेटर बच गया सीरिया में, बशर अल असद। क्योंकि 2013 सीरिया की लड़ाई में असाद को अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान और रशिया का डायरेक्ट सपोर्ट था। इस पूरी कहानी को मैंने टेररिज्म वाली वीडियो में अलग से एक्सप्लेन करा हुआ। जून 2013 ओबामा और पुतिन G8 समिट में सीरिया कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हैं। इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि बाद में जब ओबामा से पुतिन के बारे में पूछा गया तो ओबामा ने जवाब दिया, पुतिन उस बोरिंग बच्चे की तरह दिखते हैं जो क्लासरूम में सबसे पीछे बैठता है। Looking like the bored kid in the back of the classroom. अब रशिया सीरिया के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इतना सब चल ही रहा था कि दिसंबर 2013 क्रीमिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता। क्रीमिया वैसे तो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो एक ऑटोनोमस स्टेट था जिसका एक अपना राष्ट्रपति और अपनी पार्लियामेंट थी। प्रेसिडेंट के साथ साथ क्रीमिया की प्रो रशियन जनता चाहती थी कि क्रीमिया यूरोपियन यूनियन में जाने की बजाय रशिया के साथ अपने संबंध मजबूत करे। लेकिन यूक्रेन की तरह क्रीमिया के प्रो यूक्रेनियन लोग चाहते थे कि वो केवल यूरोपियन यूनियन या बस नाटो के साथ ही जाए। समाधान के तौर पर मार्च 2014 क्रीमिया के अंदर एक रेफरेंडम कराया गया, बिल्कुल वैसे जैसे ब्रेक्सिट हुआ था। रेफरेंडम में क्रीमिया यूक्रेन को छोड़कर रशिया के साथ चला जाता है, लेकिन इस फैसले की वजह से अब यूक्रेन के अंदर हिंसा छिड़ जाती है। यूक्रेन के वो इलाके जिनकी बॉर्डर रशिया से मिलती थी वो भी अब इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट की मांग करने लगे, और यूक्रेन अब इस हिंसा और इस सिविल वॉर के पीछे केवल रशिया को जिम्मेवार बताता है। ओबामा और अमेरिका को रशिया के खिलाफ कुछ ऐसा ही मौका चाहिए था। ओबामा तुरंत पुतिन को G8 कंट्री से बाहर करता है। रशिया के ऊपर ईरान से भी ज्यादा सीवियर सैंक्शन लगाता है, यहाँ तक कि 2015 यूएन असेंबली में क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन और यूक्रेन के ऊपर एग्रेशन एक वर्ल्ड थ्रेट बता देता है। Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine. ऐसा क्या है कि रशिया यह बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो को ज्वाइन करे। देखो, बहुत सीधे और साधारण शब्दों में नाटो का मतलब है उन देशों का संगठन जो अमेरिका के साथ है या उसके एलाई है, या उन देशों की जमीन पर अमेरिका अपने हथियार चलाने का अधिकार रखता हो। अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया पहले से ही एक दूसरे के राइवल और सुप्रीम पावर रहे हैं। 1991 में सोवियत यूनियन 15 अलग देशों में टूट जाता है, और आज के समय उन 15 देशों में से 12 देश लगभग नाटो में शामिल हो चुके हैं, और बाकी बचे 3 देशों में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, और यूक्रेन रशिया की बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ, उससे मिला हुआ है। तो अगर यूक्रेन भी नाटो में चला जाता है और अमेरिकी सोल्जर्स और डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की जमीन पर डिप्लॉय होता है, तो रशिया भविष्य में कभी भी अमेरिका को युद्ध वारफेयर में दबा नहीं पाएगा। और यही वजह थी कि अक्टूबर 1962 में जब रशिया ने अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा की मदद में वहां अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करी, तो अमेरिका ने क्यूबा पर न्यूक्लियर हमले की थ्रेट दी। अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई भी ऐसा देश हो जो उसके खिलाफ हो। पुतिन भी बस यही चाहता है कि यूक्रेन के अंदर
अमेरिका ना हो। А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. क्या इसका मतलब ये है कि पुतिन यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है या पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर ये अचानक हमला करा है? दिसंबर 2021 पुतिन अमेरिका और नाटो से सीधा दो मुख्य मांगे रखता है। एक, उसे लिखित आश्वासन चाहिए कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। दूसरा, जो देश रशिया के टूटने के बाद बने थे उन देशों से अमेरिका अपने ट्रूप्स और न्यूक्लियर वेपन्स वापस हटाए। अमेरिका इन मांगों को मानने से मना करता है। 8 फरवरी 2022 युद्ध से पहले पुतिन एक आखिरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलते हैं। पुतिन साफ साफ कहते हैं कि उसे पता है कि नाटो रशिया से काफी बड़ा है, लेकिन उसके लिए उसके देश की सुरक्षा सबसे पहले है और वेस्ट की दुनिया को यह पता होना चाहिए कि रशिया कौन है और वह क्या कर सकता है। Организации НАТО и России несопоставимы. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. इस युद्ध में रशिया की गलती है या यूक्रेन की? देखो, इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा कोच का बीज है अमेरिका। अगर अमेरिका चाहता तो यह युद्ध पहले दिन ही खत्म हो सकता था। अमेरिका को बस इतना बोलना था कि ठीक है, यूक्रेन अब नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। अमेरिका क्यूबा को खा गया, वियतनाम को खा गया, लेबनान, लीबिया, ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान को खा गया और आज यूक्रेन और रशिया की तबाही पर सबसे ज्यादा फायदा और असली वजह अमेरिका ही है। अच्छा, इस युद्ध में भारत किसके साथ है, रशिया के या यूक्रेन के? मैंने देखा 10 वीडियो में औरतों और बच्चों को रोता क्या देख लिया। यहाँ लोग रशिया को शैतान बताने लगे। 800 साल तक पहले इस्लामिक इन्वेजन, फिर अंग्रेज हमारी औरतों को सरेआम बाजार में बेचा गया, गर्भवती औरतें जोहर कर गई, हमारे गुरुओं के सर काट दिए, लोगों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। कश्मीरी हिंदू नाम सुना है? अपने देश भारत में ही मार मार कर भगाए गए। पाकिस्तान हिंदुओं को खा गया, बांग्लादेश हिंदुओं को खा गया, अफगानिस्तान हिंदुओं को खा गया, पूरी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा हम जिए या मरे। और आज वेस्ट को रोता देख इन्हें ह्यूमैनिटी याद आ रही है। इन नसों में सच में खून दौड़ता है या किसी का पेशाब पिया हुआ है? और रही बात यूक्रेन युद्ध की, भारत की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। भारत सबसे पहले अपने 130 करोड़ लोगों के साथ खड़ा है और बाद में हर उस देश के साथ जो अच्छे या बुरे दोनों समय में भारत के साथ खड़ा रहा है। इस रशिया यूक्रेन युद्ध में कौन जीते या कौन हारे, इससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि हमें भारत को क्या सीखना है। मेक इन भारत से अब हमें मेड इन भारत करना पड़ेगा। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, दुनिया ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। गूगल ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स बेचने बंद कर दिए, रशिया के बैंकिंग सिस्टम को फ्रीज कर दिया। We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen. जब आप किसी और पर निर्भर होते हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए दुनिया ऐसे ही दबाव डालती है। हम 130 करोड़ है, दुनिया में कहां दबाव होगा कहां नहीं ये हम तय करेंगे। आज से और अभी से हमारा ये लक्ष्य, ये मंत्र होना चाहिए कि भारत में दिखने वाली या होने वाली हर एक चीज मेड इन भारत होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने ध्यान दिया हो, चाहे रशिया हो या यूक्रेन, एक भी इंसान आपको इंग्लिश बोलते नहीं सुना होगा। वो केवल और केवल अपनी मातृभाषा बोलते हैं। लेकिन पता नहीं भारत में किसने इन अंग्रेजों का गू खाया था। यहाँ लोग अपनी मातृभाषा बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगर मुट्ठी भर लोगों की जुबान 130-135 करोड़ लोगों की भाषा बन जाए तो गलती भाषा में नहीं है बल्कि इस सोच के अंदर है। तीसरा और आखिरी, कश्मीर में फौज क्यों है, नॉर्थ ईस्ट में आर्मी का क्या काम है, राफेल क्यों खरीदे या सुरक्षा बजट क्यों बढ़ाया गया। अगर आज के बाद किसी ने भी भारतीय सेना के ऊपर कोई ज्ञान दिया, भगवान कसम पागल कर दूंगा। रशिया और यूक्रेन युद्ध देख रहे हो ना, अगर कल भारत के ऊपर कोई हमला करता है तो इस देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सबसे पहले अपनी छाती पर गोली खाने वाला इंसान भारतीय सेना का जवान होगा।
उस जवान का जीवन ही हमारी सुरक्षा, इस देश की रक्षा है। इसलिए एक फैसला करा है मेरी अपनी निजी कमाई में से, और वो मदद जो आप लोग मुझे भेजते हैं आज से उसका एक हिस्सा भारतीय सेना के लिए, उन बच्चों के लिए जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और उन परिवारों के लिए जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने बेटे या बेटी को खोया है। देश के हर एक जवान को हमारे इस छोटे से परिवार द टॉक शो की तरफ से जय हिंद। जैसे जैसे हमारा ये परिवार बड़ा हो रहा है वैसे वैसे ये दायित्व और जिम्मेवारी भी बड़ी हो रही है। हर पल हमेशा आपका साथ, आपकी सपोर्ट रही है, केवल इस वजह से इस मिशन को यहाँ तक ला पाया हूँ। और आगे भी इस भारत हम हिंदुओं की इस जागृत शंखनाद की गूंज ऐसे ही गूंजती रहे। तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। मेरा यह काम पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन हिंदू एकता और अपने मंदिरों को मजबूत करें। This is Alok Kumar from Talk. See you next video. Jai Hind.